नमस्कार, न्यूज रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद और आप मेरे साथ जुड़िए और 300 बच्चों के लिए दुआ मांगिए जो पिछले 48 घंटे से इस वक्त चित्तौड़गढ़ में सैलाब में फंसे हुए हैं कि वो अपने घर सकुशल लौट जाएं। जी हाँ, इंडिया न्यूज़ में हम बाकायदा एक मुहिम चला रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर में बच्चे नजर आएंगे। 300 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका स्कूल पूरी तरह से सैलाब से घिर गया और ये शनिवार की घटना है। 48 घंटे से ये बच्चे जिन्होंने अपने परिजनों से ठीक से संपर्क तक नहीं किया है, 50 के करीब टीचर्स इस स्कूल के बताए जा रहे हैं, अचानक से बांध के गेट खुले, 17 गेट खुले, इनका स्कूल, इन मासूमों का स्कूल पूरी तरह से सैलाब से गिर गया। अमिता, हम मुहिम की तरह इस खबर को लगातार दिखा रहे हैं। अभी रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट्स कहां तक पहुंचे? बिल्कुल आंचल, अभी इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। जो कमाल की बात इसमें यह है कि वहाँ पे जो सीएम है अशोक गहलोत जी, वो खुद हवाई दौरा कर रहे हैं लेकिन हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। और जो दिखाइए, वो तस्वीर भी दिखाइए। ये बच्चों को एयरलिफ्ट नहीं किया जा रहा। देखिए, ये अशोक गहलोत हवाई दौरा कर रहे हैं। फ्लड विक्टिम्स के लिए मुआवजे का मरहम हमेशा की तरह अनाउंस कर दिया जाता है। ये बच्चों को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता था? बच्चों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया है, बच्चों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली में। ये देखिए, अच्छा, वो भी तस्वीरें आ गई है, देखिए। अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और बच्चों को एयरलिफ्ट करने के बजाय ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर निकाला जा रहा है। और सीएम जो है वहाँ के, वो हवाई दौरा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, आप देख सकते हैं। तो ये हम दर्शकों को जरा समझाना चाहेंगे। खबर दरअसल क्या है कि एक जो पुलिया पूरी तरह से पानी में डूब गई, उस रास्ते से एसडीआरएफ ने हाथ खड़े कर दिए कि बोट्स भी नहीं जा सकती हैं, संकरा रास्ता है, वहाँ पर कटीले कुछ चीज़ें थी जिसको चलते बच्चों का सकुशल और प्रॉपर रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था। तो प्लान बी के जरिए अब ट्रैक्टर ट्रॉली और बसों को लगाया गया है कि बच्चों को सकुशल निकाला जा सके। लेकिन सोचिए, 48 घंटे हो गए, 48 घंटे से ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इनके माता पिता इंतजार कर रहे हैं। किसी भी माता पिता की सांस अटकी होगी। सोचिए, आप और हम, हमारे बच्चे अगर थोड़ी देर भी लेट हो जाती है, उनकी बस घर पर, बस स्टॉप पर टाइम से नहीं पहुंचती है तो जान निकल जाती है। इन माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, इस पर न सिर्फ हम दुआ मांग रहे हैं कि बच्चे जल्द से जल्द घर पहुंचे अपने, बल्कि साथ ही साथ हम प्रशासन पर पैनी नजर रखे हुए हैं। जब तक ये बच्चे घर नहीं पहुंचते, इंडिया न्यूज़ और इन खबर लगातार ये खबरों को दिखाएगा। आज की और बड़ी खबर क्या आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अब ह्यूस्टन में खुद ट्रंप भी शरीक होंगे उसमें, रैली में, प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, दोनों मिलेंगे। 22 तारीख को दोनों की मुलाकात होनी है। बड़ी बात यह है कि 2 महीने में ये तीसरी मुलाकात है। ऐसे में पाकिस्तान को मिर्ची लगना लाजमी है और मध्यस्थता की भी बात है, तो हो सकता है मध्यस्थता की भी हो। साथ में जो चाइना और मध्यस्थता पर तो मोदी जी ने साफ कर दिया है कि ट्रंप जी को ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 50,000 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा होंगे, अमेरिकन इंडियंस, इतने लोगों का जुगाड़ एक भीड़ में, तो मुझे लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भी करना मुश्किल हो जाता है। ओबामा ने शायद ये बात कही भी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल कहा था ऐसे। और साथ में एक बात और भी इससे जुड़ी हुई है कि अगले साल जो है राष्ट्रपति चुनाव होने हैं अमेरिका में और 50 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी मैजिक, जो मोदी का मैजिक है, जो 2016 में भी जिसका फ़ायदा ट्रंप को हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी फ़ायदा हो, ये भी एक हो सकता है। और पाकिस्तान को तो ज़बरदस्त मिर्ची लगने वाली है। 22 तारीख को देखना होगा कि किस तरह के जवाब जो है फवाद हुसैन देते हैं या फिर इमरान खान की तरफ से आते हैं, मध्यस्थता की बात होती है या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है, मोदी और ट्रंप के बीच जो है दोस्ती ज़्यादा बढ़ती दिख रही है। कार्यक्रम में खास तौर से जब इकट्ठे गरजेंगे, एक ही मंच से नजर आएंगे ट्रंप और मोदी, तो इमरान खान पैनिक रिएक्शन में क्या कहते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। वैसे वो पैनिकाए हुए ही हैं, हर रोज उनके जो बयानबाजी आ रही है। अब उन्होंने ये भी बयान दिया कि कन्वेंशनल वॉर, अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कन्वेंशनल वॉर से अगर आगे बात बढ़ती है तो न्यूक्लियर वॉर तक तो एस्केलेट हो ही जाएगी। हमारे साथ अभ्यस जुड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर जो जिसमें चकल्लुस भी है और जिस तरह से लगातार सवाल उठते आ रहे हैं कि मिलेनियल्स को दोष मत दिया जाए, हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, ओला उबर। अब एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भाई नॉर्थ इंडियंस, उत्तर भारतीयों में थोड़ी सी स्किल और टैलेंट की कमी है। तो वो तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी जूझ ही रहे होंगे। स्किल और टैलेंट की कमी तो उनको भी मंत्रिमंडल बनाने में पेश आ ही रही होगी। ये सिर्फ हम पे लागू नहीं होता है, मुझे लगता है मोदी जी पर भी लागू होता है। ऑब्वियस तंज तो हमने कस दिया। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो लगातार बयानबाजी मंत्रियों की आ रही है, मतलब रिलेटिविटी और ग्रेविटी में फ़र्क नहीं, न्यूटन और आइंस्टाइन एक बराबर, तो की फ़र्क पहनता है, कल्चर चल रहा है, कुछ भी बोल दो। देखिए, संतोष गंगवार ने तो बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई उत्तर भारतीयों में टैलेंट की कमी है और अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद 7 बार से बरेली से सांसद हैं, अब तक राज्य मंत्री बन पाए। अगर टैलेंट होता तो कैबिनेट बन जाते।
तो ये तो समझ में आ गया कि टैलेंट की वाकई कमी है, कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए। और बयान बहादुरों की भी कमी नहीं है यहाँ पर, एक से बढ़कर एक है। मंदी पे कुतर्क दे रहे हैं बजाय आप कोई हल निकाल के। एक तो मैडम है वो जो वित्त मंत्री हैं, वो कहती हैं मंदी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती हैं। भाई आप क्यों कर रहे हैं, मंदी नहीं है तो घर बैठिए आराम से, किसने कहा है सवाल। और उसके बाद अगर वो कहते हैं मिलेनियल्स हैं तो वो गाड़ी इसलिए नहीं खरीदे, ओला उबर है, ईएमआई नहीं देना चाहते। तो मेरा भी ये सवाल तब से दिमाग में यही कौनता है, ईएमआई के लिए क्या चाहिए होगा, बैंक बैलेंस चाहिए होगा, बैंक बैलेंस के लिए सैलरी चाहिए होगी, सैलरी के लिए नौकरी चाहिए होगी, नौकरियों का तो बताया या नहीं। सवाल तो ये है ना, उनसे पूछा जाए कि भाई ओला उबर ठीक है, जो गाड़ियों में चलते थे वो चलिए ओला उबर में चल रहे हैं, कार नहीं खरीद रहे हैं, और ट्रक और बस वो क्यों नहीं खरीद रहे हैं? अरे ओला उबर की भी सेल्स डाउन हुई है। नहीं, ओला उबर की डाउन हुई होगी, लोग हो सकता वो भी तो गाड़ियों पे ही चलते हैं। जो ओला उबर गाड़ियां खरीद रहे थे उसके ऊपर भी डिटेल्स और डेटा आ गया है कि उनकी भी सेल्स डाउन। ये दरअसल कुतर्क है, इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। इन्फ्लेशन रेट डाउन हो रहा है, सरकार बताती नहीं क्यों है, ये सिर्फ आंकड़ों में बाजीगरी करना जानते हैं, लेकिन ये जो लोगों को हकीकत है उससे ही अंधेरे में रख रहे हैं। कल नितिन गडकरी ने बहुत अच्छी बात कही कि मंदी है, टाइम लगेगा, दूर हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है, आती रहती है। एक सटीक एक सलीके की बात कही। लेकिन अब वित्त मंत्री जिन पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वो ऐसे बयान देती हैं। संतोष गंगवार कह रहे हैं कि उत्तर भारतीय जिम्मेदार हैं, बेरोजगार का टैलेंट की कमी है, नौकरी तो बहुत है, तो आप भाई जिनको टैलेंट की कमी है आप उनको, जिनमें बहुत टैलेंट है आप उनको नौकरी दे दो। आप तो उनको भी नौकरी नहीं दे रहे। बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं है इनके पास। आपकी वही बात कि जब हमारे पास नौकरी नहीं, सैलरी नहीं, तो हम गाड़ी कैसे खरीदेंगे? आप तो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना। त्योहारों के मौसम में इस तरह की बात हो रही है, लेकिन ये फायदा है ऑब्वियस, हम चाहे कुछ भी कह लें कि गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो चालान नहीं भरना पड़ेगा। उस पर कौन सा अपडेट आ रहा है कि और किस राज्य ने बोल दिया कि ठेंगा दिखा दिया गडकरी जी को, हमसे ना हो पाएगा? मज़ेदार बात यह है कि इनके नियम को इन्हीं की सरकारें ठेंगा दिखा रही हैं। अगर ये कहीं किसी गैर बीजेपी सरकार ने किया होता तो ये बवंडर पहुंचा देते। उत्तराखंड, प्रोफेशनल पेसिमिस्ट हो जाते, राष्ट्रवादी नहीं होते। उत्तराखंड, राजस्थान, आपका झारखंड, सॉरी राजस्थान कह रहे हैं, उत्तराखंड, आपका झारखंड, और इसके अलावा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये कह रहे हैं कि हम या तो नियम में ढील दे देंगे या चालान कम कर देंगे। भाई आप एक देश एक विधान की बात करते हैं तो आप एक देश एक कानून की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आपको अपने इलाकों में, क्योंकि आने वाले कहीं पे चुनाव आना है, कहीं पे रिसेंट हो रहे हैं, कहीं पे कुछ महीनों बाद है, तो आपने चुनाव को देख के फैसला ले लिया कि भाई वहाँ लोग ज़्यादा परेशान ना हो तो हम उनका चालान कम कर देंगे। तो भाई क्यों बाकी राज्यों में क्यों नहीं? बाकी राज्यों ने कोई जुर्म किया है उनको भी मतलब ये तो ऐसा लगता है कि देखिए आप ना, मैं तो मर्डर करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप थोड़ी सजा में कम कर दीजिए, फांसी नहीं दीजिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए। ये कहाँ का लॉजिक हुआ कि कानून तोड़ने को लेकर या तो रैशनलाइज सिस्टमैटिक प्रोसेस पहले से ही हो, कानून का डर हो, लेकिन ये जो कुतर्क हो रहे हैं कि जनता के ऊपर बोझ बढ़ेगा, तो जनता के ऊपर बोझ अगर डलना है तो सब पे इक्वली डलना चाहिए, नहीं तो नहीं डलना चाहिए। दरअसल ये अपनी सुविधाओं के हिसाब से चीज़ें तैयार कर रहे हैं। इनको जिसमें फ़ायदा होता है ये वो करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह का मतलब इस कानून का पूरा मजाक बना के रख दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि देश में सख्त नियम होंगे तो लोग ट्रैफिक वायलेशन कम करेंगे, ट्रैफिक में सुधार आएगा सिस्टम में। आप क्यों गुजरात में फिर क्या उससे ट्रैफिक नियम में ढीला जाएगी क्या? पैसा बढ़ा या आपकी जान की कीमत खुद डिसाइड कर लीजिए। अब बस एक दो और खबरें जिन पर हमारी नजर आएगी। देखिए, उसके अलावा हमारी जो दूसरी बड़ी खबर रहेगी, एक सबसे बड़ी खबर है जो बहुत शर्मनाक भी है और सिस्टम पर बड़ा करारा तमाचा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश है, वहाँ लोग फंस गए, बच्चे फंसे हुए हैं, अभी तक उनको नहीं निकाला गया। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है कि इमरान खान ये हर तरफ से घिर रहे हैं। अब यूके के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि पीओके को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, अब अलग होने का वक्त आ गया है। गिरिराज सिंह जो हाँ, एक और बड़ी खबर है जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, उसका कनेक्शन ये है कि पाकिस्तान में कल सिंध में एक मंदिर तोड़ा गया था। उस मंदिर तोड़ने के पीछे एक तो वो मंदिर तोड़ा गया, उसके अलावा वहाँ पर एक प्रिंसिपल को हिंदू प्रिंसिपल को ईश निंदा के आरोप में फंसाया गया। निंदा यानी ब्लास्फेमी, अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दें। और ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं इमरान खान, सोचो उनके पाकिस्तान में क्या है, ये वीडियो वायरल। अच्छा, ये खबर भी बड़ी दिलचस्प है। वो प्रिंसिपल बच्चे को डांटता था, खबर ये है, तो उस बच्चे ने घर जाके इल्ज़ाम लगा दिया कि प्रिंसिपल ईश निंदा करते हैं। अब उसके विरोध में क्या हुआ, पाकिस्तान में कई मंदिर, कई अल्पसंख्यक संस्थानों पे हमले हुए, तोड़फोड़ हुई कई इलाकों में। हालांकि अब वहाँ की सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है। कायदा उसके लिए लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों को भड़काया गया है और ये वीडियोस सामने आ रहे हैं। इमरान खान जाग जाइए, पहले अपने पाकिस्तान को संभाल लीजिए। अब ये हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज न्यूज़ रूम से में इतना ही। इन बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और साथ ही साथ हम चित्तौड़गढ़ में जब तक उन 300 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू नहीं हो जाता है, हमारी खबरों का सिलसिला नहीं थमेगा। फिलहाल इन खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।